नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, 10 मई, जी हाँ 10 मई, कुछ दिन पहले जब अचानक युद्ध विराम हुआ भारत और पाकिस्तान का, उस दिन के बाद से अचानक मोदी जी को क्या हो गया है। आजकल दफ्तर में बहुत कम बैठते हैं, जाते ही नहीं दफ्तर। जो खास मुलाकातें होती थीं, अपॉइंटमेंट्स होते थे, वो भी मोदी जी किसी को नहीं दे रहे। मीटिंग्स बहुत कम हो गई हैं और 22 अप्रैल के बाद मोदी जी कहीं विदेश भी नहीं गए। जो हर 15 दिन में विदेश जाते थे, कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी रशिया, कभी जर्मनी, मोदी जी बाहर भी नहीं जा रहे। और सच ये है कि मोदी जी से एक्सेस, फ़ोन पर एक्सेस भी कम होता जा रहा है, कम से कम पिछले 10-15 दिनों से। अब कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी आजकल एक अलग मिशन में लगे हुए हैं और ये मिशन पार्टी का नहीं है, देश का नहीं, ये मिशन खुद को बचाने का है। क्योंकि 10 मई के बाद से जिस तरह मोदी जी कमजोर हुए हैं दुनिया की नजरों में, देश की नजरों में, अपने कार्यकर्ताओं की नजर में, मोदी अपने को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। कितना मजबूत करेंगे या नहीं कर पाएंगे अपने को, ये मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो एक तरफ दोस्तों मोदी जी अपने दफ्तर में कम बैठ रहे हैं, मीटिंग कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सड़क पर दिख रहे हैं आजकल। वो चाहे गुजरात हो या बंगाल हो या फिर बिहार हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं उनके हफ्ते भर का ब्यौरा दूं तो 2 दिन तो मोदी जी गुजरात में रहे। जी हाँ, क्राइसिस के टाइम पर जब हिंदुस्तान पर दुनिया का प्रेशर है, दुनिया का फोकस है और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ नए खेल कर रहा है, उस वक्त मोदी जी 2 दिन गुजरात में हैं, 2 दिन बिहार में हैं, वो बंगाल चले जाते हैं, वो राजस्थान चले जाते हैं, आज वो कानपुर में थे, फिर वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, आगे महाराष्ट्र जाने का इरादा है। अब दोस्तों सवाल जो बड़ा है वो ये है कि जिस तरह से मोदी को अचानक युद्ध विराम करना पड़ा, कथित प्रेशर में अमेरिका के, और जिस तरह से बड़बोले ट्रंप ने बार बार मोदी जी को अपमान का घूंट पिलाया कैमरे के सामने, दुनिया के सामने, क्या उससे मोदी जी को झटका लगा, उनका कॉन्फिडेंस टूटा है कहीं ना कहीं पहली बार 11 साल में? या जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े नेता जिनसे मोदी जी को बहुत उम्मीद थी, और खासकर उन देशों में जहां मोदी जी 7-7 बार, 10-10 बार गए, हो सकता है वो पुतिन हो सकता है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हो, या फिर ब्रिटेन हो, या फिर इजराइल हो, या फिर नेपाल हो, या फिर भूटान हो, या फिर श्रीलंका हो, क्या इन देशों ने मोदी जी को कहीं ना कहीं उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं करी, अलग थलग छोड़ दिया? और जिस तरह चीन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ रहे थे, बावजूद इसके कि चीन हमारी सीमा पर खड़ा है, चीन ने जिस तरह से खेल खेला, छल किया भारत के साथ, पाकिस्तान से मिला, पाकिस्तान को अपने जेट फाइटर दिए, पाकिस्तान को मिसाइल्स दी, पाकिस्तान को सैटेलाइट का डेटा दिया, क्या चीन से झटका खा गए मोदी जी? क्या ऐसा है? और कॉन्फिडेंस टूट गया? और क्या जो मैदान में उतरे हैं, वो जो रोड शो कर रहे हैं बिहार में, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में या मध्य प्रदेश में, आगे महाराष्ट्र में, कॉन्फिडेंस, अपने पर कॉन्फिडेंस और लोगों में भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहूं लोगों का भरोसा जीतना चाह रहे हैं मिस्टर मोदी, अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना चाह रहे हैं मोदी। इसीलिए दफ्तर छोड़कर, दिल्ली छोड़कर सड़क डगर डगर रोड शो कर रहे हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी वाकई एक क्राइसिस में है? उनका जो करियर है वो बहुत मुश्किलों से घिरा हुआ है। क्या उन्हें पार्टी के भीतर से कोई चैलेंज मिल रहा है जिसके पीछे आरएसएस का हाथ है? आरएसएस से भी मोदी की नहीं बन रही है। और क्या मोदी कहीं ना कहीं गद्दी बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें मैदान में उतरना पड़ रहा है और बड़े बड़े डायलॉग आजकल लोगों को सुनाने पड़ रहे हैं कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर मोदी जो स्थिति है, जो आज जिस क्राइसिस में वो हैं, डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे, क्या 2029 तक मिस्टर मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? 2029 तक वो उसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे जिस कुर्सी पर आ जाएं, या वो कुर्सी हिल सकती है? मोदी जी 2029 से पहले उनकी छुट्टी हो सकती है। बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के लिए आज मैंने श्रवण कुमार गर्ग साहब को बुलाया। गुजरात में भी वो मुख्य संपादक थे एक बड़े अखबार के और पिछले कई बरसों से
देश की राजनीति को बहुत भीतर तक देख रहे हैं, खुलकर बोलते हैं और उनकी जो एनालिसिस है सुनने लायक होती है। श्रवण कुमार गर्ग को सुनिए कि वाकई मोदी 2029 तक अपना कार्यकाल कंप्लीट करेंगे या छुट्टी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, क्या मोदी वाकई कमज़ोर हो गए हैं? इतने कमज़ोर वो पहले कभी नहीं थे। मेरा जो बुनियादी सवाल गर्ग साहब है वो ये है कि 10 मई के बाद क्या आपको लगता है कि मोदी की जो छवि है कमज़ोर हुई है? और क्या इस छवि को कहीं न कहीं इस पर रफू करने के लिए मोदी जी खुद देश में निकल गए? 2 दिन गुजरात, 2 दिन बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोकसभा का चुनाव चल रहा हो। तो क्या मोदी अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए लोगों के बीच में है? आपको लगता क्या है? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। अगर आप उनकी लोकप्रियता को बालाकोट के बाद से कंपेयर करें या सर्जिकल स्ट्राइक से कंपेयर करें या उनके पुराने जितने 10 मई के पहले के जितने एडवेंचर्स हैं उससे कंपेयर करें, तो आपको लगेगा कि मोदी जी इस समय पूरी तरह से डिजेक्टेड हैं, मतलब निराश हैं। और वो जो एक इमेज थी, उनकी पूरी छवि थी दुनिया में और देश में, वो छवि अब नहीं है। तो उनको इस चीज को लेकर, जो आदमी अपनी छवि को लेकर, मतलब छवि मतलब हर तरह की छवि, मतलब दिखता कैसा है वो भी, और लोकप्रियता के स्तर पर उसकी छवि कैसी उसको लेकर भी, और विदेशों में उनकी प्रतिष्ठा कैसी उसको लेकर भी, जो आदमी पूरे समय कॉन्शियस रहता हो, उसको अचानक से इस तरह का जोल्ट। आपको एक ही चीज कहता हूं मैं, आप विजुअल्स देख लीजिए, जो वडोदरा की रैली के हैं, भुज की सभा के हैं या दोहद की सभा के हैं, और आप पटना का रोड शो देख लीजिए, वडोदरा के रोड शो से पटना का रोड शो देख लीजिए। पटना में, वडोदरा में मोदी जी कार के बाहर निकल के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, हजारों महिलाएं उन पर फूल बरसा रही थी। पटना में रोड शो के दौरान मोदी जी कार में थे और सिर्फ सैकड़ों की संख्या में लोग रहे होंगे, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही। ये जो चीज चल रही है, जो मोदी जी के या बीजेपी के, इसका जो प्रभाव होता है दीपक जी, वो ये होता है कि जो वर्कर होता है वो डिमोरलाइज होता है। इलेक्शन के टाइम पर अगर आप, बिहार में इलेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, बिहार में का जो जी। चुनाव है सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि दो कारणों से। एक तो ये कि बैसाखियों पर टिकी हुई है केंद्र की सरकार, जेडीयू के सपोर्ट से। इस इलेक्शन में अगर बड़ा उलटफेर हो गया और सत्ता हाथ से निकल गई, उसकी सबसे पहली आंच आएगी दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली में सपोर्ट पर। उसका फॉल आउट होगा बंगाल में, बंगाल के कॉन्फिडेंस में, और सबसे बड़ा उसका असर होगा उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप अगर देखें रिजल्ट्स 2024 के, तो सबसे बड़ा डैमेज जो हुआ था यूपी और महाराष्ट्र से हुआ था। यूपी को लेकर प्रधानमंत्री कभी आश्वस्त नहीं रहे 2024 के बाद से। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि आदित्यनाथ के साथ जो सेंटर की ट्यूनिंग है कैसी है नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये जो बड़ा चल रहा है फेज, मोदी जी का 50वीं यात्रा थी, ये बिहार की जो यात्रा थी जी। मोदी जी की कल, ये 50वीं थी। मतलब सत्ता में आने के बाद से 50वीं बार मोदी जी बिहार यात्रा पर गए थे। तो ये तमाम चीजें, जो आपका सवाल है, वो इस चीज से जनरेट होता है कि अगर एकदम इनसिक्योरिटी पैदा हो जाए कि सरकार के लिए, पार्टी के लिए, खुद के लिए, खुद की इमेज के लिए, तो वो कैसे, उसका वो प्रकट कैसे होगी, वो सामने कैसे आएगी? तो इसी तरह से सामने आएगी कि आप देख रहे हैं कि लगातार, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री रुकने वाले नहीं है जब तक इलेक्शन है इस साल और अगले साल। अब इलेक्शन ही इलेक्शन है, तो बहुत प्रधानमंत्री को सिद्ध करना है
पुंछ कौन गया बताइए? होम मिनिस्टर जा रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री तो कभी गए नहीं। राहुल गांधी के जाने के बाद अमित जम्मू शाह जो जा गए हैं, अमित शाह गए हैं, प्रधानमंत्री नहीं। जी चारों तरफ से एक डीमोरलाइजेशन सिंक कर गया है, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद का फॉल आउट है। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसमें एक ये भी हो सकता है कि जितनी सक्सेस आप बता रहे हैं चीजों को लेकर, वो उस सक्सेस को लेकर आप लोगों को कन्विंस नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए आप अ, कानपुर में कहते हैं कि हमने सैकड़ों मील दूर किलोमीटर जाकर पाकिस्तान में खत्म किया। फिर ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जारी है। तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें सामने आ रही कि जी आप देश को किस चीज में एंगेज करना चाहते हैं। आपका जी सवाल। जी। क्या आपको लगता है गर्ग साहब कि अगर ट्रंप जो थे, डोनाल्ड ट्रंप, अगर जिस तरह की उन्होंने अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, खासकर भारत को लेकर, मोदी को लेकर, कि मैंने सीज फायर कराया, अब कुछ देर के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर करने जा रहे हैं, फिर कहा कि मैंने भारत को जो है व्यापार पे कहा कि तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, तो मोदी मान गए। ये जो ट्रंप का लहजा था, ट्रंप ने जिस तरह से एक के बाद एक लगातार वो तीर छोड़ते रहे, क्या सीधे मोदी जी की छाती पर लगे? मोदी जी विचलित हुए हैं और मोदी जी को लगा है कि मैसेज ये गया है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके? क्या मोदी इससे भी पीड़ित है कहीं ना कहीं, ट्रंप के बयानों से, तीरों से? आपका जो सवाल है, मैं उसको उस पर आता हूं कि इस पूरे मामले में जिस चीज ने बहुत ही निराश किया है भारत को या भारत सरकार को, वो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि हमको उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप हमारे साथ ऐसा करेंगे। हम ट्रंप को अपनी साथ मानकर चल रहे थे कि वो हमने बहुत सारे कंसेशंस ऑलरेडी दे दिए थे, अपने बजट में दे दिए थे उनको। टैरिफ को लेकर बहुत प्रोमिसेस कर दिए थे। उनके शपथ ग्रहण के बाद जब मोदी जी अमेरिका गए, तब उन्होंने बहुत सारी चीजें कह दी थी। हम लगातार टैरिफ्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज की मुद्रा में थे, उसके बावजूद ट्रंप ने ऐसा किया। पहली चीज, हमको धोखा दिया, जिसको कहना चाहिए पूरा जी का पूरा, क्योंकि ट्रंप को मोदी जी अपना सबसे नजदीकी पार्टनर मानते थे पॉलिटिकली। दूसरा धोखा ये आया कि हमको उम्मीद नहीं थी कि चीन, जिसके साथ व्यापार को लेकर इतने समझौते कर रहे हैं, इतना इंपोर्ट है हमारे चीन के साथ, और चीन के साथ बातचीत भी चल रही है हमारी। लद्दाख में हस्तक्षेप के बाद से लगातार बातचीत चल रही है हमारी। और सवाल ये उठ रहा है कि चीन से हमको ज्यादा इंपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। चीन कह रहा है कि आप हमसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाइए, जिससे हम आपका ट्रेड डेफिसिट कम कर सकें। उस बीच में हमको ऑपरेशन सिंदूर में ये झटका लगता है कि पाकिस्तान ने जो लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए वो चीन के थे, और चीन ने उन विमानों का पहली बार परीक्षण किया उसकी सक्सेस को लेकर। तीसरा झटका ये लगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या यूरोप में, खासकर फ्रांस में, रफेल बनाने वाली कंपनी को इस चीज की जानकारी मिली या प्रचारित की गई कि जो भारत को रफेल बेचे गए थे और जो इस्तेमाल किए गए युद्ध में, वो उतने कारगर साबित नहीं हुए चीन के लड़ाकू विमान और तुर्की की चीन की मिसाइलें और तुर्की के ड्रोन्स के सामने। हमारे सामने ये तमाम जो सेटबैक्स हैं, जो पाकिस्तान का पूरा एग्रेसिव एटीट्यूड, जो सर्जिकल के बाद नहीं था और जो पठानकोट बालाकोट के बाद नहीं था, चीन का एटीट्यूड, अमेरिका का एटीट्यूड, और यूरोप के देशों ने हमारे साथ खड़े नहीं हुए उस तरह से जैसे हम उम्मीद कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि रूस का जो पूरा हम सपोर्ट जिस तरह से देख रहे थे,
वो भी ग्राउंड पर प्रकट नहीं हुआ, मतलब अंडरग्राउंड अगर ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको गिनाए, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर, अमेरिका के फ्रंट पर, ट्रेड के फ्रंट पर, चाइना के फ्रंट पर और डोमेस्टिक फ्रंट पर जो डिमोरलाइजेशन हुआ हमारे बीजेपी के पार्टी वर्कर्स में, उसके कारण प्रधानमंत्री को लगा कि जो डैमेज कंट्रोल करना है वो उसका डायमेंशन स्केल बहुत बड़ा है, जो हम देख रहे हैं, मतलब हम गलत भी हो सकते हैं, जी और उसको कंट्रोल करना कम से कम उन इलाकों में जरूरी है जो बीजेपी का इलाका है, जो बीजेपी का कैचमेंट एरिया है, जहां जिसके दम पर बीजेपी सरकारें बनाती है। तो उन इलाकों का मतलब है कि बिहार है, असम है, बड़ा इलाका, असम में चुनाव होने जा रहे हैं, असम के दम पे बनती है, उत्तराखंड है, यूपी है, उत्तर प्रदेश। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। आप पाएंगे कि मोदी जी का जो पूरा का पूरा दौरे हैं, पूरा का पूरा टाइम स्पेंड है, वो इन इलाकों में, और महाराष्ट्र है जहां से पिछली बार नुकसान हुआ था, और तमाम चीजें हैं, उनमें खर्च होने वाला है, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई मोदी जी को अब ये हो गया कि लड़ाई सीमा पर भी हो गई है, लड़ाई अंदर भी हो गई है। तो अब वो उन्होंने अपोजिशन को अभी तक तो स्पेयर किया था, अब हमला उन्होंने अपोजिशन पे भी शुरू कर जी दिया है। जी। आपका कोई सवाल? जी एक और सवाल है और बड़ा सवाल है कि एक मैसेज ये भी गया है कि मोदी जी जिन्होंने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए पिछले 11 सालों में, 10-10 बार अमेरिका गए, 7-7 बार वो यूरोप के कई देश गए जिसमें फ्रांस है, रूस है, चाइना 5 बार गए, लेकिन मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी फेल हुई, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, इन देशों ने साथ नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो विश्व गुरु की इमेज मोदी जी बना रहे थे कि विश्व गुरु हैं, एक फोन करते हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाता है कुछ देर के लिए, कहीं भी चाहें तो वहां हस्तक्षेप करते हैं, अमेरिका जो है वो मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछाता है, शी जिनपिंग झूला झूलता है मोदी के साथ, और तमाम अमेरिका के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कंधे पे हाथ रख के चाय पीते हैं। ये इमेज जो थी, जो मोदी ने बिल्ड करी थी कि नेहरू और वाजपेयी और इंदिरा गांधी से कहीं ज्यादा भारत का डंका बज रहा है दुनिया में, ये इमेज भी टूट गई मोदी जी की, आपको लगता है? क्योंकि किसी देश ने साथ नहीं दिया। ये भी एक बहुत बड़ा 440 वोल्ट का झटका था मोदी जी को। ये दीपक जी, ये इमेज रियल नहीं थी, ये आर्टिफिशियल थी, और ये जिसको कहना चाहिए कि कृत्रिम थी, नेचुरल नहीं थी। ये गढ़ी गई थी मीडिया के द्वारा, प्रचार तंत्र के द्वारा और तमाम चीजों से। हमको लगता था कि वो है, पर वो इमेज कभी थी नहीं। उसका गिरना अवश्यम भावी था, वो उसके लिए कोई कारण नहीं बन रहा था अभी तक, बन गया था। वो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध ये समाप्त करने खुद पहुंचे थे कीव। आपने देखा कि जब अमेरिका, ट्रंप उसमें घुसे पूरे मामले में, तो भारत को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। मतलब जिस युद्ध को मोदी जी खत्म करना चाहते थे, उस युद्ध की बातचीत से भारत को बाहर कर दिया गया। मतलब नई दिल्ली को भी वेन्यू नहीं बनाया गया, और मिडिल ईस्ट को उसका वेन्यू बनाया गया बातचीत के लिए, कि यूक्रेन जी और रूस के बीच में बातचीत कहाँ होगी। जैसे अब सुन रहे हैं कि अब शायद इस्तांबुल में होगी बातचीत, हो चल रही है, होगी, और भारत की कोई भूमिका नहीं है। तो आप पाएंगे कि भारत की किसी भी देश की के में भूमिका नहीं बची, आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि कभी भूमिका थी ही नहीं कि हम किसी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल, जिसको कहना चाहिए, बनाया गया था कि हम सब जगह हैं और हमारी उपस्थिति सब जगह जरूरी है। हुआ ये कि इस क्राइसिस ने ऐसा एक्सपोज किया कि जो व्यक्ति इतने 11 साल में 129 देशों की, 172 देशों की 129 बार यात्राएं की, जो हर दूसरे महीने यात्राओं पर रहता था, एक पैर जमीन पर, एक आसमान पर, आप पा रहे हैं कि वो आदमी घर के बाहर ही नहीं निकल रहा है।
मतलब कोई देश ही नहीं है जहाँ जा सके, पड़ोस का कोई देश नहीं है। न नेपाल है, नेपाल से संबंध खराब आपके, श्रीलंका से आपके संबंध खराब, मालदीव से आपके संबंध खराब, बांग्लादेश से आपके संबंध खराब, बर्मा से आपके संबंध खराब, भूटान चीन की गोद में जाके बैठ गया जिसके साथ आपने इतनी चीजें की। सवाल ये है कि आपको चीन ने आज पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कर लिया है अपने फाइनेंसेस के जरिए, अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए। आप कह रहे थे कि आप तालिबान से बात कर रहे हैं, तालिबान का मंत्री चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ फोटो खिंचवाता है। गर्ग साहब ने एक बात कही कि मोदी जी ने जो एक ऑरा, एक आभा मंडल बनाया था, एक बहुत बड़ा एक कैनवास बनाया था, किंग साइज इमेज अपनी बनाई थी, वो इमेज इस क्राइसिस में कहीं ना कहीं जो है धूमिल हुई है और एक सेटबैक मोदी जी को पर्सनल लगा है। एक अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर मोदी जी को सेटबैक बाद आफ्टर सेटबैक लगे, कई झटके मोदी जी को लग गए, जिस तरह से ट्रंप ने उनको अपमानित किया और सरेआम किया, बार बार किया, बहुत सी ऐसी बातें की जो हर मोदी जी के जो आलोचक हैं, जो अपोजिशन पार्टी, उनको भी बुरी लगी और लगना लाजमी अगर हमारे प्रधानमंत्री को कोई राष्ट्रपति इतना कुछ कह देगा। दूसरा कोई देश हमारे साथ आया नहीं, नेपाल और भूटान जैसे देश नहीं आए। क्या मोदी की जो छवि कमजोर हुई है, क्या आपको लगता है पार्टी में भी पोजीशन कमजोर हुई है, आरएसएस की नजरों में भी मोदी कमजोर हुए हैं, अपने कोर वोटर में भी कमजोर हुए हैं? और अगर मोदी का यही हाल रहा, कुछ चमत्कार नहीं करते, तो उनकी छुट्टी भी हो सकती है, आज नहीं, कल नहीं, परसों छुट्टी हो सकती, 2029 से पहले ही सूरज अस्त हो सकता है। देखिए, मैं आपके आखिरी सवाल का सबसे पहले जवाब देता हूँ कि मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता हूँ कि 2029 के पहले मोदी जी चले जाएंगे। उसके कई फैक्टर्स हैं, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अपोजिशन अभी इस स्थिति में है नहीं कि वो मोदी जी को रिप्लेस कर सके, और बीजेपी के लिए भी, और वो तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट जो जिसके कारण वो 11 साल में पूरी तरह से फले फूले हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं, पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी भी है। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कोई चैलेंज नहीं कर सकता बीजेपी में, मतलब गडकरी हो, राजनाथ हो या मोहन भागवत हो आरएसएस के, मतलब कोई चैलेंजर नहीं है उनका, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई बीजेपी में कोई चैलेंजर नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उनको कोई इंटरनल चैलेंजर नहीं है। उन्होंने इंटरनल चैलेंजेस को काफी पहले खत्म कर दिया है, तो इसलिए बीजेपी मोदी जी को कोई चुनौती नहीं है, इंटरनली नहीं है। आरएसएस अगर मोदी जी को अभी डिस्टेबलाइज करेगा, इस पोजीशन में डिस्टेबलाइज करेगा, तो उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान आरएसएस को होगा, आरएसएस की छवि को होगा, आरएसएस के काडर को होगा। कि आरएसएस इस समय एक जो दिख रहा है वो ये कि वो उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है जी, कि जो नजर आ रहा है, और वो हमको और ज्यादा नजर आएगा ऑपरेशन सिंदूर में, घर घर सिंदूर में उनका उनकी भूमिका क्या है, जो कि वो अभी हमने जी, प्रकट नहीं हुई। आपने देखा होगा कि आरएसएस ने सीज फायर को लेके कोई बयान नहीं दिया है, डिफेंड नहीं किया सीज फायर को कि ठीक हुआ या गलत हुआ, या कोई सवाल नहीं पूछा है। उन्होंने केवल जो किया है वो यही किया है कि हमको इतनी बड़ी ताकत बनना होगा कि दुनिया के सारे देश भी एक साथ आ जाएं तो भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकें। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हिंदू समाज को एक होना होगा। 10 मई के बाद, 9 मई के बाद ये पहला बयान 25 मई को आरएसएस चीफ का आया। जी, तो आरएसएस के लेवल पर भी बहुत सारी चीजें चल रही है, और उसका भी बुनियादी कारण ये कि बीजेपी ने आरएसएस को लेकर जो नाराजगी पूरी की पूरी पैदा कर दी है जी, लोकसभा चुनाव के दौरान से, वो अभी तक चल रही है। तो बहुत सारी चीजें दीपक जी देखिए चल रही है। इसलिए मैं, जो आपका आखिरी सवाल था, मैं उस पर दोहराना चाहूंगा कि मैं अभी देखता हूं कि अभी मोदी जी 2029 तक उनको मैं किसी भी तरह से चलिए एक इसी पे एक सवाल और ऐड कर दूं, सप्लीमेंट्री। जी
ठीक है, आप मानते हैं कि आपने दो फैक्टर बताए कि आरएसएस भले ही मोदी से नाराज है, लेकिन आरएसएस अगर मोदी को कमजोर करता है तो आरएसएस का नुकसान होगा। दूसरा, गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, इस तरह के जो इंटरनल चैलेंजर्स थे उनको पहले ही मोदी जी ने निपटा दिया, तो चैलेंजर कोई नहीं पार्टी के अंदर। अमित शाह की जहां तक बात है तो अमित शाह तो उनके खरसाए की तरह चलते हैं, शेडो है, शेडो से तो चैलेंज मिलता नहीं है। मान लीजिए गर्ग साहब, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि बिहार का चुनाव हार जाएं, तेजस्वी जीत जाएं, बंगाल ममता फिर जीत लेती है, स्टालिन तमिलनाडु जीत लेता है, और कहीं खुदा ना खास्ता उत्तर प्रदेश हाथ से निकल जाए, मान लीजिए अखिलेश यादव का पीडीए चल जाए, तुक्का लग जाए, चल जाए, जीत जाए, अगर ये 3-4 चुनाव हारते हैं तब मोदी की पर्सनालिटी पर क्या असर होगा? फिर स्थिति कमजोर होती है कि नहीं होती? इसका बहुत जबरदस्त असर होगा, पर वो असर 2029 में नजर आएगा। उसका रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव में नजर आएगा, उसका 2029 के पहले कुछ नजर नहीं आएगा। उसका दूसरा असर ये नजर आएगा कि राज्यसभा में इनकी सीटें कम होंगी। तीसरा ये आएगा कि ये राष्ट्रपति इस तरह से यूनिलेटरली सारी चीजें पार्लियामेंट में कर लेते थे, वो और मुश्किल हो जाएगा। अपोजिशन राष्ट्रपति का चुनाव भी मुश्किल होगा जी। तो मैं मतलब चीजों को एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव में अगर देखूं, और आखिरी चीज ये कह रहा हूं कि मोदी जी के पास 2029 तक चीजों को रिपेयर करने की क्षमता नहीं बची है। ओहो, तो वो इन चीजों को जितना इस समय डैमेज हो चुका है, वो अकेले नहीं कर पाएंगे इस चीज को डैमेज कंट्रोल। और पार्टी में कौन उनके साथ खड़ा हुआ है ये अभी साफ नहीं है, और कितना सक्षम है, क्योंकि इन्होंने पार्टी में जो लोग थे उनको उनके कद से काफी कमजोर कर दिया, नीचा कर दिया। स्टेट्स में इन्होंने जो अच्छे बड़े नेता थे, मजबूत नेता थे, उनको हटा के कमजोर नेताओं को स्थापित कर दिया। तो हो ये गया है कि उसके कारण क्या हो गया कि शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से हटा दिया। जो आदमी आपको पूरे इलेक्शन को जिसने जितवाया, लोकसभा का और विधानसभा जितवाया, उसको आपने हटा दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो 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 रिफ्लेक्ट होंगी 2029 में। मध्य प्रदेश में भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, राजस्थान में भी होगी, कि आपने कमजोर लोगों को जो बिठाया है, वो कमजोर लोग 2029 में रिजल्ट नहीं देंगे। तो मैंने इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि 2029 तक कोई खतरा नहीं, पर 2029 के बाद बहुत सारे खतरे हैं। और वो खतरे, ये जो 4 साल हैं, 3 साल हैं, मोदी जी अकेले उसको निपटाना चाहेंगे तो निपटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये मेरा कहना है। जी, बड़ी बात। श्रवण गर्ग जाने माने पत्रकार, वन ऑफ द सीजन्स आप कह सकते हैं जर्नलिस्ट, उनका ये कहना है कि साहब मोदी की छवि को डेंट लगा है 10 मई के बाद। क्राइसिस में मोदी जी हैं, पूरा करियर उनका जो है एक तरह से बहुत मुश्किल दौर से निकल रहा है, लेकिन मोदी जी 29 तक किसी तरह से खरामा खरामा चलते रहेंगे, क्योंकि पार्टी के भीतर कोई इंटरनल चैलेंज नहीं है, उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। आरएसएस नाराज है, लेकिन आरएसएस कुछ बिगाड़ेगी तो आरएसएस का उल्टा नुकसान होगा। जहां तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन अभी इतनी परिपक्व नहीं है, उस स्थिति में नहीं कि मोदी को रिप्लेस कर दे, कोई नया आंकड़ा समीकरण बना ले लोकसभा में। ये बहुत मुश्किल है कि नायडू और नीतीश को अपने साथ ले ले, ऐसा होने वाला नहीं, भले ही मोदी जी अल्पमत में। दूसरी बड़ी बात जो गर्ग साहब ने कही, वो ये कही कि साहब डैमेज तो हुआ है, लेकिन मोदी जी अब इस डैमेज की मरम्मत, इसको रफू करने में, अपनी स्थिति को बेहतर करने की क्षमता अब मोदी के पास नहीं है, और ना ही पार्टी में ऐसे लोग हैं जो मोदी को कहीं ना कहीं मदद करके उनके कद को फिर से बड़ा कर सके, क्योंकि कद पूरी तरह से छट चुका है। बहरहाल क्राइसिस में मोदी हैं, देखते हैं आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, ये जो सीरीज ऑफ इलेक्शंस हैं, ये जो एक आग का दरिया है सियासत का, इससे मोदी कैसे पार लगते हैं, ये बहुत मायने रखेगा। ये बहुत डिसाइसिव मोदी के होगा, क्योंकि ये आग का दरिया पार नहीं कर पाए सियासत का, कई चुनाव हार गए तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी। 2029 को एक डिसाइसिव लाइन श्रवण गर्ग साहब मान रहे हैं कि 29 के बाद ये जो मोदी का जो फेलियर स्टार्ट हुआ है, बिगिन हुआ है, इसकी पराकाष्ठा देखने को मिल सकती है। गर्ग साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपने सारी चीजों को एनालाइज किया है बहुत निर्भीक होकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।